नाजरीन आदाम, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ से। जैसा कि कल जो खबर सामने आई थी कि हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक मंदिर में कुछ आप जो एक असामाजिक तत्व होते हैं उनके द्वारा एक मूर्ति को तोड़ा गया। हालांकि बात करें, कुछ दिन पहले ही गांधी ये प्रदर्शनी में एक मूर्ति को तोड़ा गया था। हालांकि उसमें नाम आया था कि वहाँ पर जिसने मूर्ति को तोड़ा है वो मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन कल जो घटना हुई है, जो घटना सामने आई है, उसमें कुछ एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि 3 युवकों ने मंदिर में घुसकर एक तोड़फोड़ की, वहाँ पर सामान को तितर बितर किया और जो देवी की मूर्ति थी उस पर जो है तोड़फोड़ की, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद माहौल बहुत ही संगीन हो गया। वहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहाँ पर कुछ राजनीतिक जो नेता थे वो भी पहुँचे थे। हालांकि बाद में पुलिस ने वहाँ पर पहुंचकर शांत मामला कराया और लोगों को वहाँ से हटाया गया। हालांकि बात करें, जो टी राजा सिंह है, जो गोशा महल के जो विधायक हैं, कल उनको जैसे ही इसकी सूचना मिली वो फौरन ही घर से निकले, लेकिन पुलिस ने एक सतर्कता दिखाते हुए वहाँ पर उनको घर में ही नज़रबंद कर लिया। और कहीं ना कहीं ये फैसला अच्छा था पुलिस का कि उनको नज़रबंद किया, क्योंकि जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से वो जो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, अगर वो जाते वहां पर तो कहीं ना कहीं माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ जाता। बिल्कुल, जिस तरह से कल जब ये घटना हुई थी उसके बाद बीजेपी के जितने भी लीडर्स थे वो वहाँ पहुँचे थे यहाँ पे, चाहे वो क्या बोलते हैं माधवी लता हों या फिर क्या बोलते हैं यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किशन रेड्डी वो हों। और साथ ही किशन रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम संगठन हिंदू मंदिरों पर हमले आयोजित करके सांप्रदायिक तनाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर वहीं बात करें राजा सिंह की, तो राजा सिंह भी कल निकलने वाले थे, निकले, लेकिन उनको जो है फिर हाउस अरेस्ट किया गया। और उनको हाउस अरेस्ट करना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बहुत सही था कि अगर वो वहाँ पे जाते तो एक मतलब वहाँ का और सांप्रदायिक माहौल हालात बिगड़ सकते थे वहाँ पे। हालांकि उन्होंने घर से भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके बोला है कि इस मतलब अभी तक जो भी केसेस ऐसे आ रहे हैं, अभी जैसे आपने बोला कि कुछ दिन पहले प्रदर्शनी में जो हुआ था उसमें जो युवक पकड़ा गया, उससे पहले भी बीजेपी लीडर्स ने बहुत हंगामा किया था, लेकिन जब पता चला कि वो हिंदू है तो वहाँ पे वो शांत हो गए थे। फिर पुलिस ने बोला कि वो उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। लेकिन कल फिर जो ये केस हुआ इसके बारे में राजा सिंह ने बोला है कि जब भी कोई पकड़ा जाता है तो ये कहा जाता है कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। उसका अगर मानसिक संतुलन सही नहीं तो वो सिर्फ मंदिर में ही क्यों तोड़फोड़ करता है, ये उनका बयान है। तो इसमें यहाँ की जो पुलिस है या यहाँ का प्रशासन है उसने बहुत सतर्कता दिखाई है कि उसने जा करके फ़ौरन वहाँ पे माहौल को शांत करवाया। जिस तरह से माधवी लता को भी कल डिटेन किया गया था, उनके साथ कई और भी लीडर्स थे, कोई और भी कार्यकर्ता थे बीजेपी के और यहाँ के जो हिंदू संगठन हैं उनके भी कार्यकर्ता थे, उनको भी वहाँ से डिटेन किया गया था। और उसके बाद वहाँ पे माहौल अभी शांत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है वो नहीं चाहता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हों जिस तरह से और प्रदेशों में हो रही हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि कल जो है किशन रेड्डी ने जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को लेकर जो बयान दिया, कल उन्होंने जो रेवंत रेड्डी की सरकार है उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो घटना हुई है वो जो है कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहती है। उन्होंने रेवंत रेड्डी की सरकार पर कल निशाना साधते हुए कहा कि अगर रेवंत रेड्डी की सरकार चाहे तो मंदिरों को सुरक्षा दे सकती है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं दी है। हालांकि देखिए, बीजेपी ने हमेशा से कांग्रेस पर यही इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू मंदिरों को जो है वो क्या बोलते हैं सुरक्षा नहीं देती है। लेकिन ऐसा नहीं, आप देखें कि जब भी कोई त्यौहार आता है, अभी चाहे आप देखें कि जो ये दशहरा था इसमें भी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो रावण है उसको मारने के लिए गए थे, रावण दहन पे गए थे। लेकिन अब
इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कोई भी पार्टी हो, अगर वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करती है तो इस तरह की चीज़ों में आगे नहीं आती, चाहे वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हो या आप उत्तर प्रदेश में बात करें समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार में बात करें जेडीयू हो, इन सब चीज़ों में वो नहीं आती। इसी तरह वहाँ पे देखें पश्चिम बंगाल में वो हैं क्या बोलते हैं ममता बनर्जी, वो भी इस चीज़ में नहीं आती। वो कहती हैं कि इन चीज़ों से हट करके हम डेवलपमेंट पे काम करें, हम रोज़गार पे काम करें, देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है इस पे हम काम करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो वहीं बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसी कड़ी में जो पार्टी के लीडर हैं, चाहे एनसीपी हो, चाहे जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, या जो है जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस है या शिवसेना यूबीटी है या जो भाजपा है, वो कल उन्होंने अपने अपने नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की हैं, अपने अपने नेताओं के साथ मंथन किया है। हालांकि कल इसी कड़ी में जो है जो कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो भी कल महाराष्ट्र पहुंचे थे और उन्होंने अपने नेताओं के साथ बैठक भी की थी। हालांकि इस पर चिंतन और मंथन भी आता, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर सामने आ रही है कि इसमें पूरी डिटेल्स तो नहीं दी गई है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई है, क्या सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि आज या कल में तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं पर एक जो अहम खबर है कि जिस तरह से कल उन्होंने बैठक की है राहुल गांधी ने, जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को नहीं लाया है कि क्या बात हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यासिर जो हरियाणा में जो चुनाव हुए थे, जो हरियाणा में जो रिजल्ट आए थे कांग्रेस के, कांग्रेस की वहां पर हार हुई थी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वहां पर जीत रही है, लेकिन उनको वहां पर निराशा हाथ लगी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी हैं या जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, वो इस चीज से डरे हुए हैं कि पहले ही हम इस चीज को बाहर ना लेकर आए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि मीटिंग होती है, वो मीटिंग जो है कई मायनों में काफ़ी अहम है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुआ जी। हरियाणा में ये हवा उड़ाएगी कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस जो है वो हार गई वहाँ पे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी काफ़ी नाराज़ हैं अपने नेताओं से। उनका ये कहना है कि आप अपनी गुटबाजी ख़त्म करेंगे तभी हम आगे सरकार बना सकते हैं। और वहीं अगर बात करें कि वहाँ जो चुनाव होना है उसका ऐलान आज शाम तक या फिर कल हो सकता है, जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि चुनाव जो है चुनाव आयोग वो आज शाम से या कल तक इस चुनाव का ऐलान कर सकता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से कि झारखंड में भी चुनाव का ऐलान होगा और जो उपचुनाव हैं उसके लिए भी इसके बारे में मतलब वो हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकता है ऐलान इसका। लेकिन वहीं अगर बात करें हम कल जो मीटिंग हुई थी, कल की मीटिंग कई मायनों में अहम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ कह रही कि मैं 100 से 110 सीटों पे चुनाव लड़ूंगी। उनका कहना है कि मेरे कैंडिडेट 100 से 110 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं अब सीट का बंटवारा किस तरह होता है, ये भी काफ़ी अहम चीज़ हो गई है। वहीं अगर बात करें कि वहाँ पे जो है 288 विधानसभा सीटें हैं और तकरीबन 1800 से ज़्यादा कांग्रेस के लिए एप्लीकेशन आए जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, ठीक है। 1800 से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आए हैं, उसमें किस सीट से किसको देना है, और फिर वहाँ पे आप एमवीए में हैं, आपके साथ क्या बोलते हैं शिवसेना यूबीटी भी है और ये शरद पवार वाली एनसीपी भी है और आप भी हैं, और हो सकता है आगे कोई हो सकता है कोई ऐसी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो आपके साथ आना चाहे। तो जब कहीं आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे आपको सीट से में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जिस तरह से अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, इसमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना था लेकिन नहीं हो पाया, काफ़ी दौर की बात चली, लेकिन फिर भी इसमें गठबंधन नहीं हुआ। और उसके बाद कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो मतलब बड़े नेता हैं, चाहे वो राजस्थान के पूर्व सीएम हो या फिर और भी कई नेता हों, उनका ये कहना था कि हाँ हमसे गलती हुई है और हमें वहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मतलब हो जाता तो शायद वहाँ का रिजल्ट चेंज होते। लेकिन वही बात हो गई कि सांप मर गया, अब लाठी पीटने से क्या फ़ायदा। अब तो आप हार गए ना वहाँ पे। और आप हारे क्यों हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर सबको जो है सीएम की कुर्सी पे बैठना है। आपकी पार्टी के अंदर सब लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई आप सत्ता में है नहीं अभी, और आप सत्ता में आने के लिए कोशिशें की। जिस तरह से यहाँ तेलंगाना में इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे रेवंत रेड्डी हों, मल्लू भट्टी हों, या फिर और भी कई लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी जी। उस मेहनत के बाद फिर रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया गया, उसके बाद मंत्रालय में और लोगों को शामिल किया गया मिनिस्ट्री में,
इस तरह से काम होता है। ये नहीं कि आप मतलब अभी इलेक्शन शुरू हुआ नहीं कि आप शुरू हो गए कि हाँ भाई मुख्यमंत्री हम बनेंगे, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं और चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं। वहीं जिस तरह राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के बारे में ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने जो ये हैं राहुल गांधी, ये हुड्डा से और शैलजा से काफ़ी नाराज़ हैं। हालांकि बीच में जब ऐसी चीज़ सामने आई थी, आपने देखा होगा हरियाणा में जब राहुल गांधी गए थे तो वहाँ पे जो है उन्होंने दोनों का हाथ मिलवा करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की थी कि हाँ मतलब बुरा चल रहा था कुछ, लेकिन अब सब सही हो गया। इसी तरह से राजस्थान में भी उन्होंने किया था। और इस तरह अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर आज इलेक्शन का ऐलान हो गया या कल हो जाएगा तो महाराष्ट्र में अभी इतना आसान नहीं है किसी भी उसके लिए, चाहे वो एमवीए हो या महायुति हो, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के साथ जो हादसा हुआ, उनको शहीद किया गया, गोलियां मारी गईं, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं वहाँ की गवर्नमेंट से कि भाई वाई सिक्योरिटी के दरमियान भी उनको उनके साथ वाई सिक्योरिटी थी उसमें भी मार दिया गया। और उनको कहा जाता था कि बांद्रा का बॉय। उन्होंने मतलब क्या बोलते एक ज़मीनी लेवल से अपने आप को खड़ा करके इतना बड़ा नेता बनाया था। उनकी बॉलीवुड में अच्छी पहचान थी। उनका बेटा भी सबसे कम उम्र में एमएलए बनने वाला है, वो ज़ीशान सिद्दीकी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ की सरकार जो है वो घिरी हुई है, अपोजिशन से भी घिरी हुई है और वहाँ के लोगों से भी घिरी हुई, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का एक बड़ा अच्छा वो कहा जाता था कि बाबा सिद्दीकी की वहाँ पे बहुत अच्छी छाप थी। बाबा सिद्दीकी वहाँ पे काफ़ी लोगों के काम आए हुए हैं जी। काफ़ी लोगों के काम आते हैं। और जिस तरह से बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसकी हत्या की है, उसके बाद अभी कल ये भी खबर आई है कि उसकी हिट लिस्ट में जो है वो जो एक कॉमेडियन है अपने मुनव्वर फारूकी, उनका भी नाम है उसकी ही लिस्ट, उसमें वो भी सलमान भी हैं और भी कई लोग हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप एक जेल में बैठा अपराधी है, जो जेल में है वो जेल के अंदर से ये सब चीज़ें कर रहा है, उसको पकड़ करके आप कुछ कीजिए उसका। जी, हालांकि ऐसे जिस तरह से आपने बात की कि उसके जो हिट लिस्ट में इतने सारे लोग हैं, और वहीं पर हमने एक पोस्ट में देखा था कि उसके गैंग की तरफ से एक पोस्ट की गई थी कि अगर सलमान खान का जो साथ देगा वो हमारा भी दुश्मन कहलाएगा। और उन्होंने इस तरह से एक पोस्ट एक दिन पहले की थी उनको मारने से पहले, और उनको मारने के बाद इस तरह की पोस्ट की थी। हालांकि अगर पुलिस प्रशासन चाहे, सरकारें चाहें तो उनको पकड़ सकती हैं, उनको वहाँ पर उनका जिस तरह से उनका इलाज करना है उस तरह से कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ ये बातें सिर्फ एक सोशल मीडिया तक ही की हद तक ही रह जाती हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। अभी आप कुछ टाइम पहले देखें जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और ये क्या बोलते के कविता जेल में बंद थी, तो एक है ठग जो महाठग कहा जाता है, उसने भी, वो भी जेल में बंद है तिहाड़ में, सुकेश नाम है शायद उसका, वो भी जेल में बंद है। और उसने भी वहाँ से लेटर लिख करके बोला कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने और के कविता ये लोग हमारे साथ में थे, इन्होंने हमें पैसा दिया। आप एक ठग की बात मान रहे हैं, आप एक अपराधी की बात मान रहे हैं, और आप उस पर जो है आप क्या बोलते हैं, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ऐसे भी हैं एंकर्स जो जा करके उसका इंटरव्यू करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उससे बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं उसको आप हीरो बना रहे हो। जो मतलब जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी जैसे लोग, और भी कई लोग हैं, कई लोगों की और भी हत्याएं हुई हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं 90s वाला दौर वापस आ गया है। और ये जो चीज़ें होती हैं रिता, ये कोई मतलब ये कोई इंस्टेंट नहीं होती हैं, ये पूरा प्री प्लान होता है कि हाँ कब क्या किस वक्त क्या करना है। अब जिस तरह आप अभी बात करी थी बाबा सिद्दीकी वाली जो बात हो रही थी, उसमें पहले पटाखे छोड़े गए, उसके धुएं में वो लोग आए, उन्होंने बाबा सिद्दीकी पे हमला कर दिया, और बहुत करीब से। अब ये देखिए कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं, आज से कल तक इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, उसके दरमियान अगर ऐसा कोई केस होता है और उसके बाद वो पार्टी सत्ता में आ जाती है जिसके मतलब सत्ता में रहते हुए ऐसे केसेस हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए काफ़ी वो होगा कि आगे चल के और क्या बुरी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी देखना। जी, तो जिस तरह से आपने बोला कि जो है जो अंडरवर्ल्ड की जो वो है छाप जो है बनती जा रही है, सरकारें कहती हैं या फिर कि अंडरवर्ल्ड को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, जैसा कि वो दाऊद इब्राहिम के पीछे पड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम को हम पूरी तरह से, अगर हमारा बस चले तो हम उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लॉरेंस बिश्नोई है, जिस तरह से उसको उठाया जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है, उसको जेल में रहते हुए उसका जो गैंग है लोगों पर गोली
गोलियां बरसा रहा है। कुछ दिन पहले सलमान खान के घर पर भी गोली बरसाई गई थी, गोलियों से उनको जो है टारगेट किया गया था। लेटर भी दिए गए उनको कि आपको मार दिया जाएगा, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे अभी बोल रही थी, दाऊद इब्राहिम का जो गैंग है उसको ख़त्म किया जाएगा, दाऊद इब्राहिम को मारा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जुमले टाइप होते हैं। जिस तरह से 15 लाख का जुमला था, उसी तरह से इस तरह के भी जुमले होते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन वो अमल में कब आएगा ये किसी को नहीं पता है जी। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी रोटी सेक रहे हैं कि हाँ हम बन जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या होता है देखा जाएगा। हम बैठ तो गए अब जी। तो जो है सरकारें जो है अंडरवर्ल्ड को जिस तरह से वो इस तरह से बढ़ावा दे रही हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि सरकारें जो हैं उसमें लिप्त हो गई हैं, सरकारें उनको बढ़ाने का काम कर रही हैं कि जिस तरह से वो एक तरफ बोलते हैं कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन पर एक्शन ना लेकर उनको बढ़ावा दे रही हैं सरकारें। तो वहीं पर बात कर, आपने जिस तरह से बात की थी, जो अशोक गहलोत की आपने बात की थी कि अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारे से गलती हुई है, अगर हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेते तो हमारा रिजल्ट कोई और होता। लेकिन वहीं पर एक जो खबर सामने आ रही है कि कल जो जिस तरह से बैठक हुई है महाराष्ट्र में, राहुल गांधी ने एनसीपी, एससीपी और यूबीटी के साथ जो बैठक की है, वहां पर सीट बंटवारे की चर्चा हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से कोई क्लियर नहीं किया गया है कि किस तरह से ये चर्चा हुई है, किन बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि उन पर सीटों की चर्चा हुई है। बिल्कुल। इसी बीच एक अहम खबर और आई है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 23 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। 3:30 बजे ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन। उसी दौरान वो महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। ये अभी की खबर है लेटेस्ट। जी जी। तो वहीं पर आप जिस तरह से जो यूपी की बात करें, जो यूपी में जो माहौल बना हुआ है, यूपी के बहराइच में वहाँ पर जिस तरह से जो मूर्ति विसर्जन के दौरान एक जुलूस जा रहा था, उस बीच दो समुदायों को लेकर झगड़ा हुआ, गोलीबारी हुई, उसमें एक युवक की मौत हो गई। हालांकि उस युवक की जिस तरह मौत हुई, कहा जा रहा है कि वो उस युवक ने एक मुस्लिम घर में जाकर जो उनका एक धार्मिक झंडा है उसको निकालकर एक भगवा झंडा फहराया। उसके कुछ देर के बाद ही वहां पर गोलीबारी की घटना हुई, उसमें उस युवक की मौत हो गई। हालांकि उसको एक सांप्रदायिक माहौल देने की कोशिश की गई। वहां पर लोगों के मुताबिक जो लोग थे वहां पर उसकी लाश को 5 किलोमीटर लेकर दौड़े और उनके हाथों में हथियार भी था, लाठी डंडे थे, तलवारें थी और देखा गया था कि जिस तरह से वहां पर पुलिस उनके साथ चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि उनको पुलिस जो है संरक्षण देने का काम कर रही है। हालांकि वहां पर देखा गया था कल उन्होंने जो उग्रवादियों की भीड़ थी उन्होंने वहां पर अस्पतालों को निशाना बनाया, जो शोरूम थे वहां पर उनको निशाना बनाया। एक मुस्लिम था वो रो रो कर कल ये बोल रहा था कि मेरे घर में घुसकर उन्होंने आग लगाई और मैं पूरी तरह से बेबस था, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जाने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि इस तरह के माहौल में मैं कैसे रह पाऊंगा। देखिए जिस तरह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, इसमें कल आपने जिस तरह बोला कि एक लड़का किसी घर पे चढ़ा और उसने वहाँ पे एक झंडा लगा था, उस झंडे को हटाया और भगवा झंडा फहराया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। तो अब ये अभी क्लियर नहीं कि उसकी हत्या की किसने जी। क्या पता उन्हीं के बीच कोई ऐसा बंदा हो जिसने उसकी हत्या कर दी हो, सिर्फ सांप्रदायिक, क्योंकि गोलीबारी दोनों तरफ से हुई थी ठीक है। इसमें अब वहाँ पे जिस तरह अभी आया कि यूपी में उपचुनाव का ऐलान भी हो सकता है, आज शाम में हो जाएगा 3:30 बजे। तो समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं बीजेपी कुछ ऐसे हथकंडे अपनाती है जिससे मतलब माहौल बिगड़े देश का, और वो आकर के इस पे अपनी रोटी सेक करके, क्योंकि उनको पता है कि वो धर्म के आधार पर ही वोट की राजनीति करते हैं। और जिस तरह से जेएसआर का एक नारा जो है, जेएसआर का नारा आपने कई बार सुना होगा, चाहे वो मरहूम अतीक को जब मारा गया तभी जेएसआर का नारा लगाया गया था। उसके बाद कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लिंचिंग होती हैं, तो जेएसआर का नारा लगाया जाता है। मतलब आप एक नारे को जिसको आप भगवान मानते हो, उस नारे को आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये मतलब किस धर्म का जो भी हो वो नहीं कहेगा कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अपने ही धर्म का अपमान हो रहा है। उसी तरह यूपी में जिस तरह से बहराइच में ये चीज़ें हो रही हैं, इससे वहाँ के प्रशासन को कल जिस तरह हम लोगों ने देखे वीडियोज़ कि पुलिस चल रही, साथ में वहाँ की आवाम चल रही है, लाठी डंडे लेकर के, उन पे झंडे भी लगे हुए हैं भगवा वाले। मतलब आप वहाँ पे तनाव हटाने गए थे और तनाव बढ़ाने गए थे। आप किसके साथ हैं?
आप उस भीड़ के साथ ही हैं ना। जब आप कल चल रही थी, पुलिस की जो टीम थी वो जब चल रही थी तो उनके साथ में लोग नारा लगाते हुए और दौड़ते हुए डंडा लेकर के चल रहे थे। तो ये तो सीन किसी फिल्म का लग रहा था। जी जी। ये तो सीन ऐसा नहीं मतलब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप अगर कोई ऐसा काम करोगे तो अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा। तो कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई कि आपके ही लोगों ने एक क्या बोलते हैं वहाँ का जो हॉस्पिटल था उसको आग लगा दी, एक हीरो का शोरूम था उसको आग लगा दी, कई लोगों की बेचारों की दुकानों को मतलब वहाँ पे बर्बाद किया गया और चुन चुन के कि हाँ ये दुकानें किसकी हैं। जी, वहीं पर आपको एक मिनट यासिर, जो एक खबर मैंने पढ़ी थी वहाँ पर सामने आई थी कि उसी ज़िले में एक और गांव में कुछ दिन पहले एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई थी, जिसके बाद कुछ समुदायों में जो है हिंसा भड़क गई थी, एक तनाव का माहौल पैदा हो गया था। हालांकि इसकी खबर पुलिस प्रशासन को नहीं थी। अगर उस टाइम पर वो एक्शन ले लेते या सरकार एक्शन ले लेती, पुलिस प्रशासन एक्शन ले लेता, तो शायद जो परसों बहराइच में जो घटना हुई है वो घटना नहीं घटती। देखिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन को भी पता होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है। जिस तरह यहाँ पे आप देखिए, जिस तरह से जो कल जो केस हुआ सिकंदराबाद मंदिर में, उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ गया, उसने चीज़ों को अपने हिसाब से सब डील किया और जिनको डिटेन करना डिटेन करके उनको भेज दिया गया। इसी तरह से अगर हर जगह की पुलिस हो जाए, इसी तरह के काम अगर हर जगह के पुलिस करे कि अगर कुछ होता है तो वहाँ पहुँच के सबसे पहले आपको शांति करनी है और कोई भी हो सामने वाला उसको डिटेन करके आप अलग कीजिए ताकि वहाँ पे जो माहौल है वो ख़राब ना हो। अगर वहाँ पे आप माहौल सही नहीं कर पाए तो आप फिर पूरे वो जो पूरा एरिया होता है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें फैल जाएंगी। और इस तरह से यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि ज़रा सा भी कुछ होता है, धार्मिक जुलूस जा रहा होता है और धार्मिक जुलूस जो जा रहा होता है, जो लोग उसको लेके जा रहे होते हैं वही कहीं ना कहीं मस्जिद के सामने जा कर के डीजे तेज बजाएंगे और उसके बाद फिर वो जो है वहाँ पे उल्टे सीधे नारे लगाएंगे। तो जाहिर है अगर अंदर नमाज हो रही है तो वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है इंसान। वो आकर के बाहर में इतना ही बोल देते हैं बस कि भाई थोड़ा आवाज़ कम कर लो, तो उसके बाद आप चढ़ गए बिल्कुल। जी, आपने जिस तरह से बात की, एक मिनट यासिर, आपने जो बात की कि डीजे बजाते हैं मस्जिदों के सामने, कल ही जिस तरह से जो बहराइच में घटना हुई, तो कल ही इस तरह की एक घटना सामने आई है यूपी के बाराबंकी में मूर्ति विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा, उसमें जो एक समुदाय के लोग थे, जो हिंदू समुदाय के लोग थे, उन्होंने वो यात्रा निकालते हुए मस्जिद के सामने एक आपत्तिजनक डीजे पर जो गाने बजाए थे, उससे अगर कहीं ना कहीं जो दूसरा समुदाय है वो संयम नहीं बरतता तो बहराइच की तरह ही बाराबंकी में भी एक घटना हो सकती थी। देखिए, अब वही बात की ना हमने कि भाई आप जुलूस लेके जा रहे हैं और जुलूस लेके जाते समय आप मस्जिद के सामने, मदरसे के सामने या मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका होता है उसमें जाकर के आप इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, आप इतना तेज़ आवाज़ में डीजे बजा रहे हैं और वहाँ पे आप उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, तो वहाँ के लोग आपको समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो समझाने जाते हैं तो आपके ही लोग वहाँ पे उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, जिसके बाद इन सब चीज़ों की जो ये घटनाएं होती हैं ये वहाँ पे शुरू होती हैं। और इसमें प्रशासन को भी चाहिए, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा होगा जब भी जुलूस जाता है तो साथ में पुलिस भी जाती है कि कहीं कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। जी। हर जगह ऐसा होना चाहिए और जुलूस निकालने की एक परमिशन होनी चाहिए कि हाँ इसी रास्ते से जुलूस निकालेंगे और प्रशासन जो होता है उसको ये तय करना चाहिए कि हाँ इस रास्ते पे आप जुलूस ना निकालें, यहाँ ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर कुछ भी करना है, कुछ भी गलती करनी है तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ प्रशासन है। अब जो ये सीन हुआ है वहाँ पे, जो ये केस हुआ है जिस तरह से यहाँ पे यूपी के बहराइच में, इसके बाद नाम किसके आ रहे हैं? सारे नाम किसके आ रहे हैं? मुसलमानों के। और जो बंदा मरा है वो कौन था? जी, वो दूसरे समुदाय से। वो दूसरे समुदाय से था, लेकिन वो क्या ले गया साथ में अपने? नुकसान आवाम का होता है इन जैसे पॉलिटिशियंस के साथ अगर आप काम करेंगे। कुछ हिंदू संगठन भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन जैसे बच्चों को लेकर के आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उसके बाद जो है वो उनको इन जैसी घटनाओं में लेके जाते हैं। उसके बाद वो या तो उनको क्या बोलते हैं, चोट लग जाती है, हॉस्पिटल में जाते हैं, या फिर उनका वो उसमें उनकी मौत हो जाती है।
इन सब चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार को ये बोलना चाहिए कि भाई ऐसी किसी भी जगह से आप जुलूस ना निकालें जिस जगह पे जो मुस्लिम बाहुल इलाका हो, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है फॉर सेफ्टी रीजन, या फिर वहाँ पे पुलिस वालों को जा करके पहले चीज़ों को मेंटेन करना होगा कि साइड बाय साइड पुलिस चल रही है, उसके बीच में जुलूस चल रहा है। ये चीज़ें बहुत अहम है। देश में अगर शांति रखनी है तो इन सब चीज़ों को देश में देखना होगा, वरना फिर तो हर रोज़ कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है। जी, तो जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, नफरत की आग हिंदू मुस्लिम के बीच पनपती हुई नजर आ रही है, तो ऐसा लगता है कि सरकारें जो हैं धर्म की अफीम चटाकर युवाओं का जीवन जो है नष्ट करना चाहती हैं। जिस तरह से जो बहराइच में जो युवक की हत्या हुई है, हालांकि उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिला, उसका परिवार बस उन्होंने एक अपने लाल को खो दिया, लेकिन जो नेताओं के बच्चे होते हैं वो विदेशों में जाके पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता इस बात को नहीं समझ पाती कि सरकारें सिर्फ धर्म की आड़ में अपना वोट बैंक हासिल करना चाहती है, अपने आप को ऊपर ले जाना चाहती हैं, लेकिन आम जनता इसमें पिस कर रह जाती है। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।